सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की योजना का रैंप किया शुभारंभ। 16 निवेशकों को वितरित किए इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र। रायपुर में आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सीएम साय से की भेंट। सीएम ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर की चर्चा। का उद्योग स्थापित करना होगा सरल और सुविधाजनक। अंबिकापुर में महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद। कलेक्टर विलास भोसकर ने दिलाई शपथ। रायगढ़ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद का शपथ ग्रहण संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम रहे मौजूद। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को दी गई बधाई। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने विद्यार्थियों से की भेंट। विद्यार्थियों से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। कहा, शैक्षणिक भ्रमण से संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैम का प्रदेश में शुभारंभ किया है। इस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 9 लाभार्थियों को 2 करोड़ 21 लाख से अधिक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 55 लाख से भी अधिक और राज्य में निवेश करने वाले 16 निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र वितरित किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है। उनके संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने और छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार कर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुमति, अनुमोदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया हमने काफी आसान कर दी है, जिससे प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहे हैं। सीएम साय ने बताया कि हमारी सरकार उद्योग जगत की सुविधा के लिए नए औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है। इनके तैयार होने के बाद यहां पर तेजी से निवेशक अपने उद्योग लगा सकेंगे। फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गई है, जिससे निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले से ही अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी की गई है और जिसके निवेश प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी है। इसके अतिरिक्त सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियां आसानी से मिल रही हैं। निवेशकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव डॉक्टर बसव राजू और प्रबंध संचालक विश्वेश झा उपस्थित रहे। नगर पालिका निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह अंबिकापुर में पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर विलास भोसकर ने महापौर मंजूषा भगत और पार्षदों को 8-8 के समूह में शपथ दिलाई है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में खरसिया नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और जगदलपुर के विधायक किरण देव भी समारोह में शामिल हुए। खरसिया नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल गर्ग और पार्षदों ने उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की उपस्थिति में शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री साव ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदगण खरसिया शहर के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ में कार्य करेंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में परिणाम आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। वे ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों में क्रमशः पराजित हुए हैं। उनके पास हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। अब कांग्रेस अगले 4 साल तक नए बहाने खोजे और अब कांग्रेस के पास सारे बहाने खत्म हो गए हैं। कांग्रेस करारी हार पर जवाब नहीं दे रही है, तो इसलिए ईडी के नाम पर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है, जबकि ईडी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।
जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, ईवीएम में भी पराजित हुए, मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है और जैसी दुर्दशा हुई है, तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, अनावश्यक रूप से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है और सोमवार को विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ और विजन 2047 को अचीव करने वाला बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और ये बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित होगा और इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष घोषित किया गया है। इन सब चीजों पर फोकस करते हुए ये बजट पेश होगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यहां के आम लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है। मंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है। उसी का नतीजा ये है कि आज जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि बन रही है। देखिए, जिस प्रकार से आज 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। 3 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बजट पेश होने जा रहा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का यह दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश होने से पहले राजधानी रायपुर में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते 1.25 महीने से भी अधिक हो गए हैं और हम अपनी सरकार का दूसरा बजट कल पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पहला बजट ज्ञान पर आधारित था, उसी प्रकार दूसरा बजट भी उसी की अगली श्रृंखला के रूप में पेश होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण भी हमने पेश किया है और जिसमें जीडीपी भी ग्रोथ होता नजर आया है। हमारा बजट पूरी तरीके से विजन डॉक्यूमेंट पर आधारित होगा। 2047 विकसित भारत बनाने और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर हम ये बजट पेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये रजत जयंती वर्ष है और इसको ध्यान में रखकर ये बजट आधारित होगा। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है और यही मैं कहना चाहूंगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप में समर्पित बजट होगा और जो हमारा पहला बजट आया था उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक
पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। हैदराबाद से रायपुर वापसी के दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शैक्षिक भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से मुलाकात की है। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि शैक्षिक भ्रमण से छात्रों का ज्ञानवर्धन होता है, उन्हें नई जगहों, संस्कृतियों और तकनीकों को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। संसदीय कार्य, वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और धरशिवा विधायक अनु शर्मा ने अबूझ मार्ग पीस ऑफ मैराथन 2025 के चौथे आयोजन में शिरकत की है। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में दौड़ लगाकर मैराथन दौड़ का शुरुआत भी की और मैराथन दौड़ ओरछा विकासखंड के ग्राम बासिंग में संपन्न हुई है। यहां पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया। अबूझ मार्ग पीस ऑफ मैराथन दौड़ में हजारों धावकों ने दौड़ लगाई है। राज्य शासन के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत में कोंडागांव के DNK कॉलोनी ग्राउंड में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 150 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है और साथ ही कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। विधायक लता उसेंडी ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोई भी गरीब परिवार अपनी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक दबाव महसूस न करे। शासन हर एक गरीब परिवार की बेटियों के साथ खड़ा है और इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है। आपको बताते चलें कि विधायक ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं दी हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान कई लड़कियों को जो है वो परिणय सूत्र में बंधी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और 150 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान आपको बता दें कि विधायक ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायक लता उसेंडी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीब परिवार अपनी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक दबाव महसूस न करे। शासन हर एक गरीब परिवार की बेटियों के साथ खड़ा है। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत भी की गई है। सड़क पर केक काटने को लेकर प्रशासन इन दिनों सख्त रुख अपनाया हुआ है। हाल ही में सड़क पर केक काटने पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई थी, तो वहीं अब महापौर मीनल चौबे के बेटे मेहुल का सड़क पर केक काटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब बेटे की गलती को लेकर महापौर मीनल चौबे ने माफी मांगी है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के नियमों की जानकारी दी और साथ ही एसपी डॉक्टर लालूमेद सिंह का बयान भी सामने आया है। जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो भी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा। मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ।
और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपए की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हेवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आएगी। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और इस साल इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। और हाल ही में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इस साल छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर 7.51% रहने का अनुमान है और इसका मतलब यह है कि व्यापार, उद्योग और खेती से होने वाली आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे लोगों की आमदनी और जीवन स्तर बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ की कुल आर्थिक उत्पादन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद GSDP में इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले साल राज्य का GSDP 3,06,712 करोड़ था, जो कि इस साल 3,29,752 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ये संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ में नए उद्योग, फैक्ट्रियां और व्यापार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय हमारे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की गई है। इसमें काफी उत्साहजनक हमारी आर्थिक प्रगति साफ तौर पे नजर आ रही है। GSDP स्थिर भावों पर 2023-24 में 3,06,712 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3,29,752 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह विकास दर 7.51% का आकलित किया गया है। वर्ष 2023-24 का जो हमारा ग्रोथ रेट था छत्तीसगढ़ का, वो 7.31% था, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 का जो वर्ष था उसमें भारत पूरे देश का जो औसत ग्रोथ रेट था GDP का, वो 8.15% था। मतलब पिछले 2023-24 के वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट था वो भारत सरकार पूरे देश के ग्रोथ रेट की तुलना में कम था। जबकि हम 2024-25 का जो आकलन सामने आया है ये बहुत उत्साहजनक है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ने भी जो प्रयास किए हैं, उसके अनुसार
हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 7.51% आकलित किया गया है, जबकि पूरे देश के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.37% है। तो पूरे देश की औसत जो ग्रोथ रेट बैठ रही है 6.37%, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ 7.51% की दर से, अर्थात औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेज गति से हमारे जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में पुरानी सरकार के समय में राष्ट्रीय औसत से कम था। यह अत्यंत ही सुखद और उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं और हमारी सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए अत्यंत सुखद विषय है। जीएसडीपी के जो अलग अलग घटक होते हैं, जिनको हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में हम बांटते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत का जो, पूरे देश का जो औसत वृद्धि दर है वो 3.76% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 5.38% है। राष्ट्रीय औसत उद्योग क्षेत्र के विकास का 6.22% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 6.92% है। सेवा क्षेत्र में पूरा राष्ट्रीय औसत 7.22% का है, जबकि छत्तीसगढ़ का 8.54% है। तो वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगर हम क्षेत्र वाइज भी देखते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों की दृष्टि से भी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर सामने आया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया है। उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है। एक प्रदेश के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 30 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। ये औद्योगिक नीति भी किसी भी प्रदेश की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक अलग विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। यह औद्योगिक नीति भी देश के किसी भी प्रदेश की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। और इस उद्योग नीति में विशेष बात यह है कि पहले उद्योगों के जो छूट होते थे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर होते थे, कितना बड़ा निवेश होता था उस आधार पर बड़े छूट प्रदान किए जाते थे। लेकिन औद्योगिक नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो जारी किया गया है, उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी औद्योगिक नीति के माध्यम से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ज्यादा तेजी से विकास होने के कारण रोजगार के अवसरों में भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ये सुशासन के कारण और ईमानदारी के साथ जो सरकार ने काम किया है और सभी लोगों में एक जो विश्वास लौटा है, उसके कारण ये तीव्र विकास दर हमारे छत्तीसगढ़ ने प्राप्त की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में पेश होने वाले आगामी बजट की जानकारी देते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को तत्कालीन मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य से उन्हें अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था और उस समस्याओं के निपटारे के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया और इसमें मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लंबे समय तक काम किया है। पहले 15 साल तक इसी बात का प्रमाण है कि कैपिटा इनकम निश्चित रूप से ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से भी अभी भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित करेंगे। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को तत्कालीन मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य से अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था। उस समस्याओं के विरासत से हमारी सरकारों ने लगातार काम किया और इसमें मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने
ने लंबे समय तक काम किया। पहले 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। फिर अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है। इस दौरान इस खाई को पाटने का बहुत तेजी से प्रयास हुआ है। जो ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत जो है ग्रोथ का, उससे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट ज्यादा रहना इसी बात का प्रमाण है कि पर कैपिटा इनकम की जो खाई है राष्ट्रीय औसत और हमारे छत्तीसगढ़ के बीच वो पट रही है। तो निश्चित रूप से ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है राष्ट्रीय औसत से, बट पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।